अध्यक्ष महोदय, क्या आपको ये मालूम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, क्या आपको ये मालूम था कि हम प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं झूठ बोल करके? क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए तो आप किसी भी एक्सट्रीम में चले गए। एक एक का भाषण रिकॉर्डेड है हमारे पास, जहां आपने कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 125 की बात छोड़िए, 4 दिन रह गए, 3 ऐड भी ऐसे लगाई, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, और इसके बाद आपको 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, गोबर का 2 रुपए, और हर महिला के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगा। क्या आप उसका भी जिक्र नहीं करेंगे कि आपने नैतिकता के आधार पर, जरा भी नैतिकता है तो मुझे लगता कि शर्म होनी चाहिए इन सारी बातों जो हमको नसीहत दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, किस नैतिकता के आधार पर आपने वादे किए? किस नैतिकता के आधार पर आपने लोगों के बीच में झूठ बोला, और झूठ बोल करके अब बोलते हैं कि आपने गलत किया? हमने सत्ता में आने के लिए कोई झूठ नहीं बोला। हमने सत्ता में आने से पहले ही इस सारी बात को लेकर बड़ा स्पष्ट किया था। चुनाव से पहले ही हमने स्पष्ट किया था, हम ये हमारी योजनाएं बन रही है, इन योजनाओं पर हम ये कर रहे हैं। हमने कोई गलत नहीं किया था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, नैतिकता अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जरा भी है तो आप माफी मांगिए प्रदेश की जनता से और महिलाओं से, प्रदेश की जनता से, कि हमने झूठ बोल करके सत्ता हासिल की है। माफ करिए, ये हमारे बस में नहीं है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कही और माननीय सदस्य श्री जनार्दन जी ने भी अपनी बात कही। मैं सिर्फ इसमें यही कहना चाह रहा हूं, ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय बनते जा रहा है, और इस विषय को गंभीरता की तरफ जिस तरह से जा रहा है, उस तरह से ये कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये शिमला शहर के अंदर नहीं पूरे प्रदेश में भी बन सकता है। इन सारी चीजों को लेकर के भी इस तरह से देखने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, ये जो स्ट्रीट वेंडर का जो जिक्र किया है, हमने अपनी गवर्नमेंट के दौरान ये प्रयास किया था, क्योंकि बहुत आसानी से हिमाचल प्रदेश में बाहर का कोई आदमी आता है, वो पहचाना जाता है, मालूम पड़ जाता है यहाँ का नहीं है। आने के लिए किसी को रोक नहीं है। इस देश का नागरिक कोई भी आ सकता है, नियम के मुताबिक बाहर का भी आदमी घूमने फिरने आता है, वो भी आता है। लेकिन जिस प्रकार से एकदम जो है, ये बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का आना जिनको हम जानते नहीं हैं, वो कहाँ रहते हैं ये भी मालूम नहीं है, और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये भी मालूम नहीं है। तो जो वेरिफिकेशन का जो हमने उस वक्त एक प्रोसेस शुरू किया था, रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, वो अवरुद्ध पड़ा है, वो रुका पड़ा है वर्तमान सरकार, और आप उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते होंगे शायद, मुझे लगता है। और दूसरी बात, तो हमको थोड़ा कई बार बोलने में भी एहतियात बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जिक्र कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद थोड़ा एक जिक्र किया कि 97% हिंदू के इस प्रदेश में मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूं, हम हरा करके आए। ऐसी चीजों से कुछ लोगों को जो है उत्साह मिलता है गलत काम करने का। उनको लगता है कि हमारे लिए प्रोटेक्शन है, हमारे लिए बोला जा रहा है, हमारे लिए सोचा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये स्थिति और ज्यादा आगे बढ़ जाती है, और ये जो घटना घटित हुई है, इसका डिस्पोजल जल्दी करना चाहिए। ये लंबी तारीखें देते देते बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इसको रूटीन का मसला मत सोचिए आप, या आप सोचेंगे कि भी हिमाचल प्रदेश में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से केस चल रहे हैं। वो एक इंडिविजुअल विषय हो सकता है किसी का, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का, जिसका कोई घर अनऑथराइज तरीके से बना है, लेकिन ये कम्युनिटी से जुड़ गया है, ये विषय, ये समाज से जुड़ गया है, ये प्रदेश के बहुत बड़े वर्ग की भावनाओं से जुड़ गया है ये विषय। इसलिए सारे विषय को अलग तरह से देखने की आवश्यकता है। आप इसको हल्के में मत लीजिए। जो भी करना है इसका फैसला करना चाहिए, और नियम के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, और नियम के मुताबिक कार्रवाई के लिए समय लंबा नहीं। और ये जो आप बोल रहे हैं कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीजें समय टाइम गेन करने के लिए है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने देखा, अभी तक उसमें कोई नेतृत्व
उस प्रदर्शन में नहीं था। ना कांग्रेस की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था, ना किसी और दल की तरफ। लोग अपने आप घर से निकले हैं। जन भावनाओं का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग अपने आप निकले हैं और कोई उनका नेता नहीं था, कोई संगठन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर आ गए। ऐसी सूरत में इस सारे विषय को बहुत अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। और जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बाकी पूरे प्रदेश भर में हुई है, उसका दायरा अलग है, उसका एक अलग तरह का तरीका हो सकता है सोचने का, मानने का। लेकिन इस प्रकार से इस सारे मामले को बहुत अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा। हमारी सब्र का इम्तिहान मत लीजिए आप। 20 महीने से ये गीत सुनने जा रहे हैं। जिस तरह की सारी ये बातें कही जा रही है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपको इतनी मिली, आपको जो है जीएसटी कंपनसेशन का पैसा, इसमें हमारा कसूर है क्या? केंद्र सरकार फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है वो मिलना था, जिसके जो हमारे टाइम अवार्ड था वो हमको मिला। अब का जो अवार्ड जो है वो चल रहा है वो आपको मिल रहा है, अभी मिला। अब उस सारी चीज को लेकर के मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात कहनी चाहिए। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो जिस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ताज होटल को भी पानी दे दिया, मुफ्त में पानी दे दिया, बिजली मुफ्त में दे दी, ये हाँ जी, वाइल्ड फ्लावर हॉल को दे दी। ताज होटल के तो अभी हमें मालूम भी नहीं आई है कहां, जैसे हम गए भी नहीं है ना, सुना है कि बना गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब, तथ्य को इस प्रकार के तोड़ मरोड़ करके और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रस्तुत करने की कोशिश करके गुमराह कर रहे हैं सदन को भी, प्रदेश को भी। ये चीज बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं, आप बोलिए ना, आपके कदम, एक एक कदम हम तो उन सारी चीजों पर बोलेंगे तो फिर हमने बहुत संयम से बोला है, ऐसी चीज कोई नहीं बोली है। इसलिए हमें सारी चीजें जो बोली है उस पर आप बताइए ना। आपका वाटर सेस से कितना इनकम हो गया आपका, कि दूसरे रेवेन्यू जनरेट कितना, जितना, ये सारी चीजें एक खर्चे बंद करने की 1 महीना तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया, ऐसा बता रहे। तो इसमें कौन सा बड़ा आसान किया? सीपीएस तो 6 बना दिए, 6 करोड़ रुपए वकीलों को पैसा दे दिया दिल्ली से, यहां शिमला में उनकी कुर्सी बचाने के लिए। चलिए, और यहां पर 2 महीने की सैलरी डेफर करके आपका कंसर्न आ गया, आपका कंसर्न आ गया। ऐसी चीजों का जिक्र ना करें मेरे। आप प्रदेश की स्थिति खराब है और हम इसको ईमानदारी से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बात करिए। लेकिन ये मत कहिए कि हमने वो किया, मतलब आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया, इसकी वजह से, उसकी वजह से। अगर वजह हम लगेंगे खोदने तो इसी 20 महीने की बजाय बहुत मिलेंगी, बहुत सारी चीजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे तीनों माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपनी बात कही है, मैं उनके साथ हूं। प्रदेश में आर्थिक संकट है। उद्योग मंत्री जी, हमें थोड़ा बात करने दीजिए जरा। वक्त नहीं मिलता आप लोगों को बात करने का। क्या अब जब हम बोलते हैं तब आप किसी को बुला करके आप वहां बिठा देते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं, चर्चा करने के लिए बाकी वक्त बहुत निकालिए आप बाकी। अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी है, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, ताबड़तोड़ गरीब लोगों के ऊपर जो है वो बोझ डालने की कोशिश हो रही है। और मैं अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इस दौर में सारी चीजों का जिक्र करूं तो बहुत लंबा विषय जाएगा। आपने आते ही डीजल की कीमतें 7 रुपए बढ़ा दी, आपने कोई चीज छोड़ी नहीं। बिजली 125 यूनिट फ्री देते थे, आपको लगा कि आर्थिक संकट है, एक अच्छा बहाना है। इस वक्त जो है वादा, तो आप सत्ता में यहां बैठे हैं, उस वादे के मुताबिक बैठे हैं जब आपने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री, उसकी वजह से यहां बैठे हैं। और खैर, आपने वो वजहों का तो आपने जो है वो अब तमाशा ही बना दिया, उन सारी चीजों का जिक्र क्या करना। लेकिन हम कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति प्रदेश की ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब आदमी की कमर ही आप तोड़ दें। आपने पानी का रेट जहां 10 रुपए एक नलके का होता था, आपने उसको कितना बढ़ा दिया? 100 रुपए कर दिया। आपकी टूटी चले च ना चले, यानी नल चले च ना चले, लेकिन 100 रुपए हर आदमी को जिसके घर में नल लगा है आंगन में, घर में, उसको आपको देना पड़ेगा। क्या इसको आप आर्थिक बोझ नहीं मानते हैं उस गरीब आदमी के लिए? आपने
बिजली का 125 यूनिट जो है वो बंद कर दिया, और पर्टिकुलरली एक सेक्शन के लिए जिस सेक्शन का आपने जिक्र किया, जो कैटेगरीज आपने तय की है। लेकिन उसके बाद तो अब रहम करना चाहिए था थोड़ा। 20 महीने से आपने किसी वर्ग पर रहम नहीं किया इस प्रदेश में, और इस बिल के लाने के साथ साथ में आपके यहां पर इस बात को लेकर साफ संदेश है कि आपके दिल में दया का भाव ही नहीं है। किसके ऊपर यह बोझ पड़ेगा? ठीक कहा विक्रम जी ने, इंडस्ट्री तो नमस्ते करके चले गई। हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री आने का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था कि एश्योर्ड पावर सप्लाई मिलती है और सस्ती पावर सप्लाई मिलती है। ये दो वजह बहुत बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी, हालांकि हमारा कनेक्टिविटी जो है इंडस्ट्री को जितनी चाहिए, जिस तरह की चाहिए, उस तरह की नहीं है। ना रेल आती है, और बाकी सड़कों की हालत में आप देख रहे हैं, अब सुधार हो रहा है उन चीजों में। लेकिन उसके बावजूद भी सस्ती बिजली मिलेगी और एश्योर्ड पावर सप्लाई हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, इसलिए इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आई। अब हम पावर सेक्टर में जो है, हाइडल सेक्टर में हमारा जनरेशन जो है पावर कितना ज्यादा है, हम दूसरे पावर सरप्लस स्टेट है, दूसरे स्टेट को देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में हमसे सस्ती हो गई बिजली, हरियाणा में सस्ती हो गई, उत्तराखंड में सस्ती हो गई, उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली दे रहे हैं। कौन इंडस्ट्री वाला हिमाचल प्रदेश में आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? किस बात के लिए आएगा? और इसलिए हमने क्या बिगाड़े हैं? तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक तो बहुत बड़ा नुकसान इन चीजों से हो रहा है। जितना आप इस बिल को ला करके फायदा सोच रहे हैं, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आप नुकसान कर रहे हैं। और अब आपने एनवायरमेंट सेस की बात कर दी, इसमें आपने जो है मिल्क सेस की बात कर दी, क्योंकि गारंटी दे रखी है 100 रुपए भैंस का दूध और 80 रुपए गाय का दूध। 80 रुपए नहीं 80 रुपए नहीं, गाय का कम रखा है। हमारे पहाड़ के लोग नहीं, गाय का आपने 80 रुपए बोला है और भैंस का 100 रुपए बोला, आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और गोबर नहीं, जो भी है आपने बोला है, नहीं आपसे इस बात पे नाराज है। ये गारंटी का बरका ही फाड़ दिया इन्होंने। अब तो अपनी सरकार की गारंटी तलाश रहे हैं कि किसी तरह से बची रहे। अध्यक्ष महोदय, और उस कमिट ना हमने ना पहले करा ना भी करा यार, वो आप अपने कर्मों से हुआ है आप लोगों के। छोड़िए उन सारी बातों को अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब अध्यक्ष महोदय इसमें, क्योंकि आपने उसमें तो ये कहा कि जिनको जीरो बिल आएगा उनसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन जीरो बिल के अलावा जो दूसरा वर्ग भी जिसके लिए आपने जो है 125 यूनिट जो है बंद कर दिया आपने फ्री पावर हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी सरकार ने दी थी, वो भी बहुत संपन्न नहीं है। बहुत बड़ी कैटेगरी उसमें ऐसी है, बहुत बड़ी कैटेगरी उसमें ऐसी है जो बहुत मध्यम वर्ग के हैं, जो इस हालात में नहीं है कि भाई और जो है वो उस पे आप उस पे 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लगा रहे हैं। तो एक तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अगर आप ये लगाना चाह रही तो आपका रेवेन्यू जनरेट कितना होगा, कितनी जानकारी, ये भी तो आप बताइए ना कि इससे हमको इतनी इनकम होनी, ये बिल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए चीजें। बिल आधा अधूरा होता है आपका सबका। तो दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो आपने ये जो काउसेस की जो बात कही है, इसमें भी आप यही से पैसे निकाल करके पूरा कर रहे हैं। शराब के ऊपर तो आपने लगाया ही लगाया है, और उसमें कल मेरे से वो छूट गया, वो हालांकि वो रेवेन्यू वाला इशू जिस पर मैं बोलना चाह रहा था, बाद में मुझे ख्याल आया छूट गया। कभी बोलेंगे उस बारे में, जो आप गलत पिक्चर्स, गलत फिगर्स यहां पर कोट करते हैं, जो ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री का जो हकीकत नहीं है। तो इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों जो ये आपने जो अमेंडमेंट लाई है, ये आज की परिप्रेक्ष्य में जो है वो वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। गरीब लोगों के ऊपर और बोझ डालने का। सीमेंट की कीमत आपकी एक महीने में 40 रुपए बढ़ गई, और 20 दिनों में। हाँ, और इसके अलावा आपकी सरकार में सीमेंट का एक बोरी पर 100 रुपए से ज्यादा जो है आपकी 20 महीने की सरकार में बढ़ गया। चलिए आ गया। मुकेश जी बहुत बोलते थे उस वक्त, लेकिन अब मेरा इस पर है कि भाई इतना बोझ मत डालिए बोझ। आप गरीब आदमी को बिल्कुल इस बोझ से मार देना चाहते हैं, शब्द उचित नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा कि आपकी मंशा, आपकी भावना
जो है वो पत्थर की हो गई है अब। चलिए चलिए प्लीज। और इसलिए इस बात को लेकर के इसको तुरंत वापस करना चलिए, चाहिए। thank और you। इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना कर आपको आपका स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होकर के भला होने वाला है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसलिए Thank you, ये sir। वापस लेनी चाहिए।